भी किसी वायर से आई करंट कोई करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ का जो स्पेस है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इस वायर के चारों तरफ का जो स्पेस है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। और वहां पे अगर आप कोई दूसरा मटेरियल रखें, आयरन का या कोबाल्ट का या निकल का, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वायर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। यूं बोलें कि जैसे वायर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे मैं कोई दूसरा बाहर से कोई मैग्नेट लेके आता हूं जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, तो आप नोट करेंगे कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ये इस एरिया में जब नजदीक लेके आएंगे वायर के नजदीक, तो इसको फोर्स लगेगी, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ कुछ एरिया है जहां जो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें एक फील्ड पैदा हो जाती है, उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बनी, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ का वो हिस्सा, वो स्पेस वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पहले हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं आप बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी चार्ज की वजह से पैदा होती थी। हमें पता था कि पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं नॉर्मली बाहर की तरफ से, ये हमने स्टडी किया हुआ है। और ये पॉजिटिव लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और एंड कहां पे होती है, नेगेटिव में। यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एमर्ज हो जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा होती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से पैदा हुई, स्टैटिक चार्ज की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा होती है और दे फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इसका मतलब है ये जहां से शुरू होती है वहीं पे एंड हो जाती हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, यानी जहां से शुरू होती हैं, जहां से शुरू हुई वहीं पे जाके ये फिर से खत्म हो जाती हैं। तो ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड, और जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया टू डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि सपोज कर ले हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उस वायर के नीचे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। मैग्नेटिक नीडल इस तरह से होती है, ये इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको नॉर्थ बोलते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल जो होती है इस लाइन के चारों तरफ फ्रीली मूव कर सकती है, घूम सकती है। और इसका ये जो मैंने कलर्ड हिस्सा किया है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक नीडल को जब भी आप ऐसे रखेंगे तो इसका हमेशा ये नॉर्थ पोल जो है ये अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो जाता है और ये साउथ की तरफ हो जाता है। आप इसको जैसे मर्जी घुमाइए, घूमेगी, रुकेगी इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ ही रुकेगी। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारी अर्थ का नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, साउथ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा और वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है जी। तो अभी आपकी ये जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है इसका नॉर्थ का है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। जब ये करंट फ्लो कर रहा था कहां से कहां, लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट से राइट यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जब साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो हुआ तो हमने क्या नोट किया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये मुड़ गई वेस्ट की तरफ। ये देखिए, ये अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो वेस्ट की तरफ मुड़ गई, अंदर की तरफ मुड़ गई, इस कागज के अंदर की तरफ। अगर ये पेन है ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ये इसको लेते हैं, ये देखिए ढक्कन जैसे है, ठीक है। तो अगर ये वाला हिस्सा अगर मान लीजिए नॉर्थ है तो और ऊपर से करंट फ्लो कर रहा है तो पेन जो था वो इस तरह से हो गया, ऐसे मुड़ गया, अंदर की तरफ चला गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ कागज के अंदर। ये इन्होंने नोट किया। और उसके बाद उसने क्या किया कि इसी करंट कैरिंग वायर को नीडल के नीचे लेके आया। तो जब ये वायर नीचे लेके आया तो उसने क्या नोट किया, अभी देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि ये वायर उसने फिर नीचे रखी, फिर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। तो उसने नोट किया कि ये जो नीडल है ये ईस्ट की तरफ मुड़ रही है, बाहर की तरफ मुड़ रही है, इस तरफ,
जब वायर ऊपर थी, निडल नीचे थी, तो ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रखी हुई है ये, तो ये वेस्ट की तरफ मुड़ रही थी, इस तरफ मुड़ रही थी। और जब वायर को नीचे रख दिया तो उसने नोट किया कि ये निडल जो है ये कहाँ मुड़ रही है, ईस्ट की तरफ मुड़ रही है, उल्टी डायरेक्शन में मुड़ रही है, जिस डायरेक्शन में पहले थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहां से उसे ये क्लियर हो गया कि ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो करता है उसमें ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलग है और जो नीचे की तरफ है उसकी डायरेक्शन अलग है। तो इसको यूं समझें, देखिए ये वायर है और इस वायर के चारों तरफ एक सर्कल बनाइए। जैसे मैं ये पेन घुमा रहा हूं, मान लीजिए ये वायर जो है, जैसे ये आपके मान लीजिए ये आपके पास वायर है, तो यहां से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। देख रहे हैं आप, ये मेरी उंगली जो घुमा रहा हूं ऊपर नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब हुआ क्या कि जब यहां पे करंट फ्लो कर रहा था और नीडल नीचे रखी हुई थी, तो जब ये ऊपर से आ रहा है तो ये वाली मेरी फिंगर कहाँ जा रही है, वो कागज की तरफ जा रही है, और जब इधर से आ रही है तो कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। देखो ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो जब यहां से यहां देख रहे हैं तो उंगली ऊपर की तरफ आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, और जब यहां जा रहे हैं तो उंगली कहां जा रही है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रही है। तो ये ऑरेस्टेड ने फाइंड आउट किया कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ से सर्कल में आती है, पैदा होती है। तो जब ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड रखी थी तो जब ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ जा रही है तो नॉर्थ को धक्का देगी, अंदर की तरफ धक्का देगी। लेकिन जब ये वायर नीचे आ जाएगी तो ये करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो क्या करेगी, नॉर्थ को धक्का देगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, पहले अंदर की तरफ थी फिर बाहर की तरफ हो जाएगी। ऐसे लिख लेते हैं कि इसे ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये वायर के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ऐसे निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे पीछे की तरफ ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। ये पूरा सर्कल है, बस ऐसे से घूम रही है। तो जब ये मैग्नेटिक नीडल नीचे रखी थी तो अंदर की तरफ धक्का लगा, जब ऊपर रखी तो उसको बाहर की तरफ धक्का लगा। ठीक है, तो ये ऑरेस्टन ने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। इसको याद करने का एक और तरीका भी है, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल। उसको स्नो रूल बोलते हैं। स्नो रूल का मतलब क्या है कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करे ओवर द मैग्नेटिक नीडल, करंट मूव कर रहा है, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ओवर अब इसके ऊपर, साउथ से नॉर्थ ओवर द मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल कहां मूव कर जाती है, वेस्ट की तरफ। व्हेन द करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ over the magnetic needle, then the needle moves towards the west, तो वेस्ट की तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इट इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म and this law is used to find the magnetic field at a point due to current carrying conductor। किसी कंडक्टर में करंट जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लॉ के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए आप कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कोई वायर है, ये मैंने ऐसी वायर बना दी, ये एक्स से लेके वाई तक हमारे पास कोई बहुत लंबी तार है और जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है एक्स से वाई की तरफ, यहां से यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उस करंट फ्लो होने के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के आप एक रूल समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे बायोट-सैवर्ट्स से पहले मैं आपको बताऊं, एक राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है कि जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका पेन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे ऊपर की तरफ आई करंट फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में आप अंगूठा रखेंगे। तो जैसे अंगूठा रखेंगे तो ये उंगलियां आपकी किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, देखिए उंगली किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, तो आप नोट करेंगे उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, ऐसे करके। अगर यहां से इसको ऐसे अंगूठा रखेंगे तो आपकी उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, देखो नीचे से ऐसे करके पेन से। ठीक है, तो ये जो उंगलियां मुड़ती हैं, कर्ल होती हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आई करंट ये फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये जैसे मैं पेन को घुमा रहा हूं, इसके नीचे से ऐसे करके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी पैदा होगी। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि इस करंट की वजह से, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से कोई एक पॉइंट लेते हैं P, यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये जो करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, इसकी वजह से P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो यहाँ P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि इस पूरी वायर को नहीं लिया, वायर का एक छोटा सा पोर्शन लिया। तो हम मान लेते हैं कि दिस इज द स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं आप वायर का, जैसे ये वायर का छोटा सा पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन है A और इसको बोल दिया मैंने B। इस AB जो पोर्शन है इसकी लेंथ मान लेते हैं DL है, DL का मतलब स्मॉल लेंथ, जब भी स्मॉल लेंथ है उसको DL से रिप्रेजेंट करेंगे। इस AB पोर्शन का जो सेंटर पॉइंट है वो ये मान लेते हैं, इस सेंटर पॉइंट को मैं बोल देता हूं C। तो सेंटर पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जिस पॉइंट पे अपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को इस AB जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया उसके सेंटर पोर्शन से जोड़ना है आपने, ऐसे करके। और मान लेते हैं C से लेके P तक की दूरी जो है वो R है, और C से P की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन को आप शो कर देते हैं R कैप से। R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज शोइंग द डायरेक्शन, R डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया कि इस छोटे से पोर्शन AB की वजह से जो करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस छोटे से पोर्शन में जो I करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं फाइंड आउट करूंगा, और जब वो मेरे को पता चल जाएगा तो मैं इस पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि छोटी सी लेंथ में की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरी वायर की वजह से कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी फिर वो निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये करंट और ये जो मैंने लाइन खींची इसके बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल किसके बीच में, करंट वेक्टर, इसको बोलेंगे करंट वेक्टर। जो तार में करंट फ्लो कर रहा है तो I इंटू DL जो दिस इज कॉल्ड करंट वेक्टर, DL लेंथ में जो करंट फ्लो कर रहा है करंट वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका, ठीक है, P पॉइंट का, इसके बीच में एंगल थीटा मान लेते हैं। अब बायोट और सेवर्ट्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए स्मॉल लेंथ है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो पेज के अंदर की तरफ, ये जो पेज है आपका कागज जो है इसके अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड DV पैदा होगी, स्मॉल लेंथ की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, DL लिखा तो यहाँ पे DV लिखा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो आप खुद ही देखिए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल बनाइए, ऐसे घुमाइए आप इस तार के चारों तरफ, तो आप देख रहे हैं कि P पॉइंट पे कहां जा रहा है पेन, अंदर की तरफ, और यहां से ऊपर की तरफ, ऊपर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चक्कर काटोगे तो यहां से तार के चारों तरफ ऐसे से आएगा, ठीक है। तो ये यहां से P में नीचे की तरफ जा रहा है और यहां से ऊपर से आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे ऊपर। तो P पॉइंट पे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, ऐसे आ रही है बिल्कुल सीधी, पर मैं ऐसे बता नहीं सकता तो मैंने ऐसे लाइन खींच दी, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो बायोट और सेवर्ट्स ने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है DV एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, दिस मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। उन्होंने क्या नोट किया कि P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो डिपेंड करती है कंडक्टर के ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर यहाँ करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो ये पहली चीज उन्होंने पता की। दूसरा उन्हें पता चला ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि अगर एलिमेंट्री पोर्शन अगर आपका छोटा है, थोड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर ये लंबाई ज्यादा हो, तार लंबी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी। तो छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी थोड़ी होगी और बड़े हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो DV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। तीसरा उन्होंने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है P पॉइंट पे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड DV हमने फाइंड आउट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये जो एंगल है थीटा किसके बीच में, करंट वेक्टर के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी कि अगर थीटा 0 कर दूं मैं, थीटा में क्या कर दूं 0, तो थीटा 0 होगा तो ये लाइन कहां चली जाएगी, देखिए ये ऐसे रखा है तो थीटा बना हुआ है, थीटा 0 तब होगी अगर ये लाइन को मैं ऐसे जोड़ दूं इस वायर के साथ ऊपर, तो जैसे ही ऊपर जोड़ूंगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगी, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। चौथा पॉइंट उसने बोला कि दिस मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance between the elementary portion and the point P where we want to find out magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पैदा हो रही है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर ये P पॉइंट नजदीक होता तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। ये 4 पॉइंट उन्होंने फाइंड आउट किए। फिर इन चारों पॉइंट्स को अगर उन्होंने कंबाइन किया तो उनके पास क्या आया, देखें कि dv इज प्रोपोर्शनल टू, सारे पॉइंट इकट्ठे कर लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये टोटल लॉ बन गया बायोट-सैवर्ट्स लॉ। फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए तो आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो k जो है इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मीडियम इन बिटवीन कंडक्टर and point of observation, and secondly units SI में ले रहे हैं आप, यहाँ CGS में ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू मैंने बोला किस पे डिपेंड करती है, मीडियम इन बिटवीन द कंडक्टर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो P पॉइंट है जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में मीडियम कैसा है, क्या यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वैक्यूम है, या यहाँ पे कोई और मीडियम है, तो उस मीडियम पे डिपेंड करती है K की वैल्यू, इस K की वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है। दूसरी बात K की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सी यूनिट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, CGS में या SI में। तो सपोज कर लेते हैं कि P पॉइंट में और इस कंडक्टर के बीच में वैक्यूम है और SI में हम यूनिट ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो K जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, K की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो K की वैल्यू ये आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कब, जब हम SI में लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि कंडक्टर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो मीडियम है वो आपका वैक्यूम है। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट जो है इसको हम बोल देते हैं परमेबिलिटी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं म्यू नॉट को। और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू जो है, मैथमेटिकल वैल्यू वो K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷, और साथ में लिखेंगे टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ये इसकी यूनिट है। ये यहां से बनाया आपने, देखिए K की वैल्यू निकालनी थी मैंने तो K को यहीं पे रहने दिया। dV क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो यहां से हम यूनिट लिखते हैं, ये याद रखें, ये dV जो है तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने K निकालना था तो मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू, तो dV इधर रहा, आर स्क्वायर नीचे था ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर से क्या आया हमारे पास आइडियल साइन थीटा, ये नीचे आ गया तो हमने लिखा आइडियल, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का एंगल है, इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, छोड़ दिया। तो आपके पास ये क्या आया, dV का होता है टेस्ला और ये डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया dl लेंथ है, इसका क्या होता है मीटर, और करंट का क्या होता है एम्पियर। तो यहां से मीटर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये यूनिट बनता है टेस्ला। एम्पियर ऊपर चला गया तो पर एम्पियर, और मीटर तो ऊपर ही है तो ये
तो मैंने यही यूनिट यहाँ पे लिखा है। तो के की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की, 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा आपने 10⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻7 और वीवर पर एम्पियर पर मीटर। के की वैल्यू ये टेस्ला पर एम्पियर मीटर या वीवर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये क्यों लिखा, तो आप यहां ध्यान रखें कि ये जो 1 टेस्ला जो है वो होता है 1 वीवर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वीवर पर मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट है, एसआई यूनिट बेटा। अच्छा, अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ये जो आया, इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू, और जहां पे k है वहां पे k की वैल्यू लिख देती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में लिखा IDL साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द, ये जो है ये दिस इज द बायोट-सेवर्ट्स लॉ, दिस इज द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर था आपका, जिसमें आप यहाँ पे ये स्टडी कर रहे थे, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपने निकाल ली, पर वो निकाला आपने मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो यहां देखिए कि जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उसकी डायरेक्शन क्या हुई, तो हमने तो पहले बताया था इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द पेपर। ठीक है, इस तरह से अगर वायर आप सर्कल घुमाइए तो यहाँ पे आपका नॉर्मल आएगा, तो अंदर की तरफ है ये डीवी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप कैसे, इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे डीवी के ऊपर लिखेंगे डीवी का वेक्टर। ठीक है, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख दिया। साइन थीटा लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा। अब आपको एक चीज पता है, ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने +1 में पढ़ा था, ये होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में एक कैप भी लगता था, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, ये साइन थीटा एंगल किसके, यहाँ पे तो थीटा एंगल था ए और बी के बीच में, तो आपने लिखा ए क्रॉस बी। यहाँ ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, तो यहाँ देखें आप, तो आपके पास ये जो वायर है इसमें थीटा एंगल जो है एक तो इसके बीच, ये इसके बीच में और इसके बीच में है। तो ये वाला क्या है, इसको बोलेंगे आप IDL, ये है करंट वेक्टर। आई तो करंट है, करंट की जब लेंथ से मल्टीप्लाई किए तो उसको आपने बोला आइडियल करंट वेक्टर। ये एक करंट वेक्टर आ गया, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये वाला C से लेके P तक R कैप। तो दोनों वेक्टर के बीच में जब एंगल थीटा होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप, आइडियल क्रॉस R कैप विच इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा। देखिए अब आपके पास ये जो आइडियल साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं आइडियल क्रॉस R कैप, और यहां पे वेक्टर लगा देंगे डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है, ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी। तो आइडियल साइन थीटा किसके बराबर हुआ, तो आपको पता था आइडियल ये साइन थीटा, तो आइडियल और ये थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में था, आर कैप के बीच में, तो मैंने लिखा आइडियल क्रॉस आर कैप। ठीक है, इज इक्वल टू दिस आइडियल साइन थीटा, यानी आइडियल साइन थीटा इसके बराबर हुआ। यहां पे हमने आर कैप क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आर कैप जो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिखते नहीं हम। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आइडियल है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए 1 नहीं लिखा था यहाँ पे। पर जब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आइडियल की जगह लिखेंगे आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप, साइन थीटा हट जाएगा, ये देखो इसके बराबर आ गया डिवाइड बाई ये। तो ये जो है ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है पी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें आप, तो आपको पता होता है कि ये आर जो है, देखिए आर क्या था, यहाँ पे देखिए ये आपके पास यहाँ सी से लेके पी तक की जो लंबाई थी उसको लिखा था आर, और ये डायरेक्शन क्या थी, आर कैप। तो आपको पता है कि कभी भी किसी वेक्टर को आपने लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसका लिखते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो आर है इसको हम ऐसे लिख सकते थे, आर वेक्टर
इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, साथ में ये डायरेक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ था पहले कि वेक्टर आर किसके बराबर होगा, आर का मैग्नीट्यूड और आर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इकट्ठा लिख दो तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहां से मैंने आर वेक्टर किसके बराबर हुआ, आर डॉट आर कैप। तो यहां पे देखिए आर जो था वो आपने बोला आर वेक्टर किसके बराबर था, आर डॉट आर कैप। अभी बताया आपने। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और यहां लिखें, यहां से आर कैप निकालिए। तो आर कैप किसके बराबर होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। ये आर इसके नीचे आ जाएगा। यहां से इस वैल्यू को लीजिए और यहां पे इस फॉर्मूले में भर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और लिखेंगे आईडीएल, ये वेक्टर था, क्रॉस आर कैप। आर कैप की जगह क्या लिखोगे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। नीचे आर चला जाएगा तो आर स्क्वायर तो पहले से लिखा था ये, ठीक है, एक आर ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। दिस इज द वेक्टर फॉर्म फार्मूला, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। अगर डायरेक्शन पूछी होगी तो आप इसका या इसका, इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आप बायोट-सैवर्ट्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा की हमने, ये जो फाइंड आउट की, ये जो फार्मूला लिखा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। ये उस वायर के छोटे से हिस्से की वजह से, इस पूरी वायर की वजह से नहीं निकाला, इस वायर के छोटे से हिस्से की वजह से पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाली। अब हमने पूरी वायर की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो आपने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी पूरी लंबाई के साथ। तो वायर की लंबाई कितनी है उतना इंटीग्रेट कर दो। तो आपने अगर आप यहां लिखेंगे नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप, this is the small magnetic field due to the elementary portion. Now the total magnetic field due to the whole loop, magnetic field due to whole wire, whole current carrying conductor, current carrying conductor। तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे अब स्मॉल पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल थी, अब पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा आएगी, तो डी हटा दीजिए, यहां पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। ये आएगा डीवी, क्या लिखा डीवी, इसको इंटीग्रेट कर दिया और उसको आगे इंटीग्रेट कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में क्या था आईडीएल वेक्टर क्रॉस, चाहे ऊपर वाला फार्मूला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, एक ही बात है। ऊपर वाला लिख दो तो आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां से म्यू नॉट 4 पाई बाहर निकाल लीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर और इंटीग्रेशन होगी आईडीएल वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल लूप। तो पहले आप स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे और पूरी वायर का की वजह से पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ।